भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए आज यह इस इवेंट्स के द्वितीय सत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं और इस सत्र के अंदर हम विशेष रूप से जो इस पूरे इवेंट्स का एक मुख्य विषय है चिकित्सा, आरोग्य, स्वास्थ्य, और वह आरोग्य स्वास्थ्य हम योग और अपनी जो प्राचीन विद्याएं हैं उसके माध्यम से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, आरोग्य की बात करते हैं, तो आरोग्य का कारण हम ढूंढते हैं। तो आरोग्य का कारण हमारे ध्यान में आता है, हम आहार, विहार, विचार से लेकर के जो अन्य एक्टिविटी होती है वो सारी चीजें सामने आती हैं। वो सारी चीजें यदि हमारी सही होती हैं तो हमारे शरीर में कोई रुग्णता, रोग, दोष नहीं होते हैं और यह सारी चीजों में कहीं बाधित होता हुआ दिखाई देता है तो शरीर में रोग आदि उत्पन्न होते हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे उसमें मुख्य रूप से अनुसंधानात्मक दृष्टि से मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो चीजें पाई गई हैं और जो चीजें सामने आई हैं और हमारे प्राचीन ग्रंथों में आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो बातें बताई गई हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज के इस सेशन में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि हम अपने आरोग्य को कैसे ठीक रख सकते हैं या फिर बीमार हो गए हैं तो कैसे ठीक हो सकते हैं। देखिए, अभी एक आपके सामने मैं महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूं। हम जिस जीवन को जी रहे हैं, इस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति चाहिए ना। एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति होगी तो हमारा शरीर चलेगा और ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति नहीं है तो हम रुक जाएंगे। अब जिस ऊर्जा से, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हम चलते हैं उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आप बता सकते हैं क्या करते हैं? हम आहार लेते हैं। क्या लेते हैं? आहार लेते हैं। वह आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? आहार जो हम लेते हैं जिससे एनर्जी प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में लेते हैं। कितने रूपों में लेते हैं? ठोस, द्रव और गैस। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि चीजें लेते हैं, नहीं लेते हैं? द्रव रूप में पानी, दूध, जूस, छाछ आदि चीजें हम लेते हैं और गैस फॉर्म में वायु, प्राणवायु लेते हैं ना। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, नहीं लेते हैं? अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। उस एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति से हम दिन भर अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार ले रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा आहार 3 में से कौन सा लेते हैं? हम भोजन, ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि कितनी बार लेते हैं 24 घंटे में? 2 बार, 3 बार?
लेकिन द्रव रूप आहार पानी, दूध, जूस आदि 10 बार 15 बार, ठंडी आदि है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा, लेकिन उसकी अपेक्षा ज्यादा लेते हैं। लेकिन गैस फॉर्म आहार वायु कितनी बार लेते हैं 24 घंटे में? कंटिन्यू, एनी टाइम, 24 घंटे खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, यहां तक कि रात को हम सो जाए तब भी हर एक सेकेंड कोई हम आहार ले रहे होते हैं। तो कौन सा आहार ले रहे होते हैं? वायु। लेते हैं नहीं लेते हैं? मानी 24 घंटे में हमारे द्वारा लिए जाने वाला सबसे अधिक आहार कौन सा होता है? वायु रूप आहार। अब इंपॉर्टेंट देखिए, महत्वपूर्ण आहार, ज्यादा तो हो गया, ज्यादा के साथ साथ इंपॉर्टेंट आहार, महत्वपूर्ण आहार 3 में से कौन सा होता है? हम ठोस रूप आहार, रोटी दाल चावल सब्जी आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार वायु लेना छोड़ दे तो कितनी देर रह पाएंगे जिंदा? 1 से 2 मिनट भी रहना मुश्किल हो जाता है। होता ही नहीं होता है? मानी सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना 2 मिनट भी हमारा जीवन संभव नहीं है, ऐसा कोई हमारा आहार है तो क्या है? वायु। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, WHO के आंकड़े बताते हैं आज जो बड़े शहर, शहरीकरण, औद्योगिकरण आदि का जो विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारी मात्रा में पोल्यूटेंट गैसें, हानिकारक गैसें, वायु प्रदूषण बढ़ चुका है। जिस वायु प्रदूषण के कारण आज पूरी दुनिया में एक साल में 70 लाख से अधिक लोग मर जाते हैं केवल वायु प्रदूषण से। किससे? मतलब जो वायु हमें जीवन देती है वही लोगों का जीवन ले रही है। क्यों? प्रदूषित हो गई, जहरीली हो गई, उसके अंदर अवांछित तत्व भारी मात्रा में बढ़ गए हैं जो हमें नहीं चाहिए। हम सुबह से लेकर के शाम तक कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो वायु जिसके बिना हमारा 2 मिनट भी जीवन नहीं चल सकता है, उस वायु के निर्माण के लिए हम क्या करते हैं? उस वायु के निर्माण के लिए हमारा बहुत कम हाथ होता है और उस वायु को प्रदूषित करने के लिए हम पेट्रोल, डीजल, कोयला, अलग अलग वस्तुओं का निर्माण आदि कितना सारा करते हैं और उससे उस वायु को बहुत प्रदूषित कर रहे हैं, और जिसके कारण आज बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का जीवन चला जाता है। आयुर्वेद के अंदर 2 प्रतिज्ञा, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ कैसे रखना, एक बात, आतुरस्य विकार प्रशमनम, बीमार हो गया तो उसको ठीक कैसे करना, ये दूसरी प्रतिज्ञा। ये 2 प्रतिज्ञाएं आती हैं और दोनों ही प्रतिज्ञा के आधार पे जब वर्णन करते हैं तो एक सद वृत्त करके स्वस्थ वित्त प्रकरण आता है, जहां पर स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना होता है। तो वहां पर उस प्रकरण में प्रतिदिन विशेष कुछ औषधियां, जड़ी बूटियों से हवन, अग्निहोत्र, यज्ञ करने के लिए कहा और बार बार एक ही प्रकरण में इस बात को बार बार दोहराया है। हम अपनी प्राचीन परंपरा में जो यज्ञ की परंपरा हम देखते हैं, आपने देखा होगा ऋषि मुनियों के आश्रमों को, या जो भी इस प्रकार से जीवन जीते हैं, आश्रम में आपको सुबह शाम यज्ञ होते हुए देखने को मिलेगा। वो क्यों करते हैं कि हम 24 घंटा जिस एयर को ले रहे हैं, जिससे हमारा जीवन चल रहा है, उसका निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? उस वायु का निर्माण होता है, उससे अच्छी वायु का निर्माण। इसलिए आप ऋषि मुनियों को देखिए, चिरकाल भी जीते थे, स्वस्थ भी जीते थे, मतलब लंबी आयु भी मिलती थी और स्वस्थ आयु भी मिलती थी। आज ना हमारी स्वस्थ आयु भी रही, ना लंबी आयु भी रही। आज WHO की रिपोर्ट बताती है कि बड़े प्रदूषित शहर में 1 साल रहने पर 6 महीने से लेकर के 5 साल की आयु हमारी कम हो जाती है प्रदूषित वायु के कारण। और एक आपने सबने सुना ना, जैसी होगी वायु वैसी होगी आयु। तो अच्छी वायु का हम निर्माण करके उसमें रहेंगे तो हमारी आयु स्वस्थ भी होगी और लंबी भी होगी, और यदि प्रदूषित वायु के अंदर रहेंगे तो हमारी आयु कमजोर होगी।
बीमार होगी और कम होगी। इसलिए आयुर्वेद के ग्रंथों के अंदर विशेष रूप से प्रतिदिन व्यक्ति को यज्ञ करने के लिए कहा, हवन करने के लिए, छोटी सी अग्नि जला करके और उसके अंदर कुछ विशेष औषधियां, जड़ी बूटियां और गाय का घी आदि अंगारों के ऊपर, अग्नि के ऊपर डाल करके उसकी आहुति करते हैं। वो जब जलता है, जैसे गाय का घी सामान्य रूप से हम प्रधान रूप से प्रयोग करते हैं, गाय के घी के अंदर सेचुरेटिव फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं। कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है। उसके साथ साथ जब हम अलग अलग औषधियां, जड़ी बूटियों की आहुतियां देते हैं, उसके अपने एरोमेटिक्स ऑयल्स हैं, अपने मेडिसिनल कंपोनेंट्स हैं, वो सारा का सारा वायु के अंदर उस घी के साथ आता है। और 1 ग्राम मात्रा, थोड़ी सी मात्रा में दिया हुआ घी जब अग्नि के अंदर दहन होता है, जलता है, तो मल्टीपल बढ़ जाता है। कोई भी चीज जब जलती है तो क्या होती है? रूपांतरित होती है। क्या होती है? जलती है तो वो चीज नष्ट नहीं होती है। हम सामान्य रूप से क्या देखते हैं? नष्ट होना। नष्ट होना माने उसका अभाव हो गया। पहले हमारे पास कुछ द्रव्य था, जला दिया तो अब 1 किलो घी था, अग्नि में डाला तो जल गया, अब कुछ नहीं बचा। हम अभाव सोचते, अभाव नहीं होता है कोई चीज का। क्या होता है? रूपांतरित होती है। जब कोई भी चीज जलती है तो रूपांतरित होती है, और रूपांतरित होती है तो 3 रूपों में रूपांतरित होती है। एक नैनो पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में, दूसरा गैस फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है, और दूसरा एनर्जी, ऊर्जा के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। जब वह रूपांतरित होता है गाय का घी, तो उस गाय के घी के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा ना, सेचुरेटिव फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं, और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन भी मिलते हैं, और उसके साथ साथ कई सारे मेडिसिनल कंपोनेंट्स भी उसके अंदर होते हैं। और उसके साथ साथ जब हम जड़ी बूटियां भी जलाते हैं, और वो जब अग्नि में जलता है गाय का घी, तो जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, रूपांतरित होता है, तो 1864 गुना बढ़ जाता है। मानी 1 ग्राम मात्र गाय का घी हम जलाते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त होती है। और वो गैस कैसी है? ऑक्सीजन से युक्त है। वो गैस कैसी है? भिन्न भिन्न प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट से युक्त है। और वो जब वायु के अंदर आती हैं, तो वायु के अंदर आने पर उसके डिफरेंट डिफरेंट लाभ होते हैं। अभी कई सारी ऐसी रिसर्चें हुई। देखिए, हम जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर श्वास लेते हैं ना, उसके अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण, और एक होते हैं ऋण आवेशित कण, जिसको हम मेडिकल की भाषा में एनायन और कैटायन कहते हैं। आयन चिकित्सा के रूप में हम उसको बोलते हैं। जहां के वायुमंडल, जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, वहां के वायुमंडल में स्वाभाविक रूप से धन आवेशित कण बढ़ जाते हैं। उसमें निरंतर जब हम रहते हैं, तो उससे हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा कम होती है। हमारी पूरी बॉडी एसिटिक, अम्लीय बनती है। कैसी बनती है? एसिटिक, अम्लीय। और आप सब जानते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट है, कि जितनी बॉडी एसिटिक होगी उतना ही रोग ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा ऋतु परिवर्तन हो गया, पानी चेंज हो गया, भोजन चेंज हो गया, थोड़ी सी धूल मिट्टी या थोड़ा सा अलग अलग वातावरण मिला, तुरंत रोगी, तुरंत छींकने लगेंगे, तुरंत अलग अलग बीमारियां लग जाती हैं। और दूसरे होते हैं ऋण आवेशित कण, जहां समुद्र के तट है, पहाड़ी क्षेत्र है, घने जंगल हैं, ऐसे स्थानों पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। आप सबका अनुभव होगा, जहां पर घने जंगल हो, समुद्र के तट हो, या नदी के किनारे, या हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में हम जाते तो हमें कैसा लगता है? ऐसे स्थानों पे जाते कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना क्या है? वहां पर वायु के अंदर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता है। उसमें जब हम रहते हैं तो एकदम से हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन आते हैं, गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, और उसके साथ साथ ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाता है। ब्लड सीरोटोनिन जैसे ही बढ़ता है, शरीर के अंदर स्फूर्ति आती है, एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, हमें अच्छा लगता है। और उस पार्टिकल के 2 विशेष लाभ, पहला तो ये ब्लड सीरोटोनिन बढ़ा है, इससे ये लाभ हुआ, और दूसरा लाभ होता है, निरंतर उस पार्टिकल वाले वायुमंडल के अंदर हम रहते हैं तो हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है। कैसी हो जाती है? क्षारीय। और क्षारीय शरीर में कोई रोग होता, आज आपको पता होगा, ये कैंगन वाटर करके एक आया है, अल्कलाइन वाटर करने की मशीन है, कि पानी को हम पहले आरओ लगाते थे, आरओ से पानी को फिल्टर करके हम पीते थे।
अब WHO से लेकर के सारी संस्थाएं कहने लगी कि आरओ का पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कितने सारे देशों में बैन हो गया, अभी भी भारत जागरूक नहीं है, खुलेआम बिक रहा है। अब आ गया कैंगन वाटर, उसमें क्या करते हैं कि भाई अल्कलाइन पानी पियो। एक फैक्ट है कि बॉडी अल्कलाइन रहेगी तो कोई रोग होगा नहीं, डिजर्नेशन जल्दी से नहीं होता, बुढ़ापा जल्दी से नहीं आता है, हमारी स्किन एनर्जी वाली रहती है, चमकीली रहती है, अच्छी रहती है, हमारे बाल असमय में सफेद नहीं होते हैं, बाल नहीं जड़ते हैं, घुटने में या जो जोड़ों के दर्द आदि होते हैं वो नहीं होते, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, एसिडिटी आदि की प्रॉब्लम से हम बचते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, कहते हैं वो कि हमारी जो बॉडी है वो अल्कलाइन रहती है तो ये रोग नहीं होते। बॉडी को अल्कलाइन रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी होता है, तो जो पानी हम लेते हैं वो पानी को ही हम अल्कलाइन करके लें। अल्कलाइन वाटर लेंगे तो बॉडी भी अल्कलाइन होगी, बॉडी अल्कलाइन होगी तो कोई रोग होगा नहीं। अब जो हम आहार लेते हैं, मैंने सबसे पहली बात आहार की बताई ना, 3 रूपों में आहार, ठोस, द्रव और गैस। सबसे ज्यादा आहार कौन सा लिया जा रहा है, गैस फॉर्म में। जिस स्थान पर, ये जो मैं यज्ञ की बात कर रहा हूं वो यज्ञ नहीं जो हम समाज में बड़े रूप में देखते हैं, ये वो यज्ञ है जिसको देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ कहा जाता है। 7 से 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ये यज्ञ संपन्न हो जाता है। इसके लिए कोई पंडित, ब्राह्मण, पुजारी, कोई विशिष्ट व्यक्ति की हमें आवश्यकता नहीं होती, हम स्वयं अपने हाथों से कुछ विशेष द्रव्य लेकर के कुछ विशेष मंत्र से आहुति कर सकते हैं। ये उस यज्ञ की मैं बात कर रहा हूं, चिकित्सा यज्ञ और देव यज्ञ। इस यज्ञ को जिस स्थान पे हम निरंतर करते हैं वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी मात्रा होती है, जो घने जंगल हो या हिमालय जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र जंगलों के साथ हो, वहां के वायुमंडल के अंदर जो मात्रा होती है वो मात्रा आप अपने घर के अंदर छोटा सा 7 मिनट का योगदान देकर के बना सकते हैं। और उस वायु में रहने से 2 लाभ, बॉडी एक तो अल्कलाइन होगी और दूसरा गुड हार्मोन्स बढ़ेंगे, ब्लड सीरोटोनिन बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं। उसके साथ साथ दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ, कोई भी चीज जलती है तो क्या होती है, रूपांतरित होती है। जब रूपांतरित होती है तो कितने रूपों में रूपांतरित होती है, 3 रूपों में, पार्टिकल के रूप में, गैस फॉर्म में और एनर्जी ऊर्जा के रूप में। जब वो वायुमंडल के अंदर आती हैं तो वायुमंडल के अंदर जो प्रभाव पड़ते हैं उसमें से सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ता है, ऋण आवेशित कणों को बढ़ाता है। जब वो ऋण आवेशित बाहुल्य वायुमंडल में हम रहते हैं तो उसके 2 विशेष लाभ होते हैं। कौन कौन सा लाभ, बॉडी का अल्कलाइन होना, गुड हार्मोन्स का बढ़ना और स्ट्रेस हार्मोन्स का डाउन होना। दूसरा लाभ, एक पहला लाभ हो गया ऋण आवेशित कण बढ़ा। दूसरा लाभ महत्वपूर्ण और विशेष हमें यह प्राप्त होता है, देखिए अभी आपने पिछले दिनों में कोरोना काल में बहुत बड़ी मात्रा में आंधी तूफान देखे पूरे समाज में, कई लोग प्रभावित हुए, कई लोगों के जीवन भी चले गए, आर्थिक रूप से भी बहुत सारा नुकसान सरकार का भी हुआ और व्यक्तिगत पारिवारिक रूप में भी हुआ। और अभी भी आपके मुख से मास्क नहीं उतरे, अभी भी बहुत सारे लोगों ने लगाए हैं ना, क्यों, एक डर है, एक भय है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, छोटे छोटे ऐसे सूक्ष्म जीव, न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उस जीवन शैली में कई सारी प्रकार की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। उसमें से एक सबसे बड़ी समस्या है रेडिएशन। क्या है रेडिएशन? आज मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, एलईडी लाइट से लेकर के कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ साथ हम आज कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करने लग चुके हैं।
ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है। और आज हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं, और उस रेडिएशन के दुष्प्रभाव के कारण हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे शरीर के पूरे जो मैसेज होते हैं उसको जो प्रसारित करते हैं, वो न्यूरॉन्स को डैमेज करने का सबसे बड़ा कारण रेडिएशन है। और यहां तक कि अधिक रेडिएशन वाले स्थान पे रहा जाए तो कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो जाती है, मधुमक्खी, चिड़िया आदि मर जाते हैं। और ये रेडिएशन पूरी दुनिया की आज सबसे बड़ी समस्या बनती है। दुनिया के कई सारे देशों में मुहिम चलाई जा रही है कि इस रेडिएशन को कम किया जाए, कैसे भी करके इसको रोका जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई कदम भी नहीं उठाए जा रहे। और इस रेडिएशन के जाल के कारण आज हम सब प्रभावित हो रहे हैं, हम सब। और उसके कारण MND से लेकर के कितनी जानलेवा घातक बीमारियां हो रही हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस हवन को अभी हम करेंगे, इस हवन को करने पर जो पार्टिकल बनते हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल वायुमंडल में आ जाते हैं। वो ऑर्गेनिक पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो वो दोनों प्रकार के रेडिएशन, दो प्रकार के रेडिएशन, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एक होता है एटॉमिक रेडिएशन। दोनों ही प्रकार के रेडिएशनों को दूर करने का काम है। डॉक्टर YK विजय जी जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में, उन्होंने कई सारी इस प्रकार की रिसर्च और परीक्षण करके बताया कि हवन यज्ञ करने पर ऑर्गेनिक पार्टिकल वायुमंडल में आते हैं तो एटॉमिक रेडिएशन दूर हो जाता है। डॉक्टर ममता सक्सेना जी सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में, उन्होंने कई परीक्षण के माध्यम से बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यज्ञ करने पर दूर हो जाता है। और इतना ही नहीं, एक बहुत पुरानी एक विदेशों की रिसर्च सामने आई थी। उस समय उस देशों में कार्बनिक पदार्थों से जो निकलने वाला रेडिएशन, जिसको एटॉमिक रेडिएशन, उस एटॉमिक रेडिएशन का बहुत भारी मात्रा में फैला हुआ था। उसके कारण से सारी चीजें एटॉमिक रेडिएशन से युक्त हो गई थी। उस समय चावल, जो अन्न होता है, वो भी जो एटॉमिक रेडिएशन से प्रभावित हो गए थे, उन चावलों को उन्होंने एक पानी लिया थोड़ा सा, और उस पानी के अंदर यज्ञ की भस्म डाल करके उसको मिला दिया, और उसके अंदर वो चावल डाल करके कुछ घंटे छोड़ दिया। उसके बाद उस चावल को निकाल करके सुखा दिया, और उसके बाद उन्होंने लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो वो चावल में से भी एटॉमिक रेडिएशन की बिल्कुल खत्म हो गया। मानी यज्ञ की भस्म में भी इतनी ताकत होती है, और इसके जो ऑर्गेनिक पार्टिकल वायुमंडल में आते हैं उसमें भी वो ताकत होती है कि ये रेडिएशनों से हमें बचा लेते हैं। आज पूरी दुनिया जिस समस्या से जूझ रही है, उसका समाधान हम इतना छोटा सा यज्ञ अपने घर के अंदर कर ले तो हम रेडिएशन से बच जाएंगे। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।